मेजॉरिटरिज्म मॉडल ऑफ श्रीलंका के अगेंस्ट अब हम समझेंगे बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल। बेल्जियम ने क्या पॉलिसी अपनाई, क्या वो एक डाइवर्सिटी को अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे पाए या श्रीलंका की तरह उन्हें भी कुछ डिसएडवांटेज हुई। लेट अस सी अकोमोडेशन मॉडल। सबसे पहले आप देखिए नाम ही कितना सुंदर है इस मॉडल का, जो कह रहा है अकोमोडेशन मॉडल, राइट। अकोमोडेशन मॉडल, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन? अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन मींस व्हेन यू आर गिविंग स्पेस टू एवरीबॉडी, राइट। आप इमेजिन करो आपकी क्लास में जॉइंट क्लास है, ज्यादा बच्चे हो गए, आपका कोई फ्रेंड खड़ा है या कोई जनरली भी खड़ा है, आप उसे अपने साथ बिठा रहे हो, सीट दे रहे हो, क्या कर रहे हो? आप उसके लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो, आप उसे अकोमोडेट कर रहे हो, राइट। तो ऐसा ही कुछ प्रोविजन बेल्जियम ने भी बनाना चाहा। तो इसके हम कुछ फीचर्स यहाँ पे डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार, 4 टाइम्स, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय बेल्जियम। अमेंडमेंट करना कोई इजी प्रोसीजर नहीं होता है, राइट। लेकिन बेल्जियम ने क्यों अमेंडमेंट करना चाहा? क्योंकि वो एक एग्जाम्पलरी मॉडल बनाना चाहते थे जिसमें सारी डाइवर्सिटीज को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिले, किसी तरह तरीके का उसमें बायस नहीं होना चाहिए। तो 4 टाइम उस मॉडल को कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया एंड देन फाइनली वो इन प्रोविजंस के साथ आया। ये आपको क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, राइट इन डिटेल अबाउट अकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम और what are the features of accommodation model of Belgium। तो let us start, इसके फीचर्स देखते हैं एक एक करके। Constitution prescribes that number of Dutch speaking and French speaking ministers shall be equal in the central government। फर्स्ट फीचर सुपर सॉलिड फीचर दिया इन्होंने। क्या कह रहे हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट है, अब श्रीलंका की पार्लियामेंट का हाल आपने देखा था पहले, 74% सिन्हालीज एंड 18% में से भी पता नहीं कितने लोग पार्लियामेंट तक पहुंच पाए होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या इन्होंने फीचर लिया है, दैट देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बैलेंस होनी चाहिए डच कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं पार्लियामेंट में आएंगे। अब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने का फायदा क्या है? अब देखिए कोई भी चीज अगर इन्होंने अमेंड करनी है तो उसके लिए इनको एक मेजॉरिटी तो चाहिए ना, और यहाँ पर अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है सबको, तो सिर्फ वही लॉ और वही एक अच्छी पॉलिसी को पास किया जाएगा जो सही मायने में लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज क्या होता है, मेजॉरिटी के बेसिस पर आप अपनी किसी भी पॉलिसी को पास करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनका मेन मकसद था कि जो भी चेंजेस होंगे सबसे पहले तो वो यूनिलेटरली नहीं होंगे, वो बायलेटरली होंगे। इक्वल स्ट्रेंथ जब होगी तो जाहिर सी बात है उस अमेंडमेंट में सबकी कंसेंट भी होगी। तो 50% के बेसिस पे डच और फ्रेंच स्पीकर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है पार्लियामेंट में। सेकेंड फीचर इसका है सम स्पेशल लॉज रिक्वायर। यहाँ पे क्या किया गया कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट। एक पावर ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, और दूसरा जो फीचर है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, सबॉर्डिनेट नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हम जरा इसमें जाने की कोशिश करेंगे, अपना फेडरलिज्म फॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन फेडरलिज्म को का थोड़ा सा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को इसको जानिए। देखिए हम इसको इंडिया की रेफरेंस में भी ले सकते हैं क्योंकि फेडरलिज्म का फीचर इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। हमारी जो एपेक्स गवर्नमेंट है जिसे कि हम यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये हमारी एपेक्स गवर्नमेंट है। इसके नीचे आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रोविजन है आपके फेडरल स्ट्रक्चर के जो कि 2 टायर गवर्नमेंट का प्रोविजन देता है। लेकिन क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है तो हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और स्मूथ बनाने के लिए इसमें 3rd टायर डाल दिया है, जो कि 73rd अमेंडमेंट के तहत इसमें डाला गया है, राइट। अब ये 3rd टायर कौन सा आता है आपका? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 पार्ट्स पे एग्जिस्ट करती है, वन इज रूरल एरिया एंड वन इज अर्बन एरिया। रूरल एरिया के लिए जो गवर्नमेंट रहती है उसे कहा जाता है पंचायत
और जो आपकी अर्बन के लिए रहेगी वहां पे म्यूनिसिपल काउंसिल्स भी होते हैं और म्यूनिसिपल के बड़ी कॉरपोरेशंस भी होती है। इज इट क्लियर? कॉरपोरेशंस भी होते हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल्स भी होते हैं। जहां छोटा एरिया रहेगा, बड़ा एरिया रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे इनके म्यूनिसिपल्स वेरी करते हैं। क्लियर? इस पॉइंट को यहाँ पे समझाने का मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर इस तरीके से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को एक हायरार्की में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, ये कंक्लूड नहीं करना है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट आती है। इनको इंडिपेंडेंट बनाने का भी कुछ कारण है ताकि इनकी अथॉरिटी जो है अपर अथॉरिटी के रूल से, गवर्न से इंडिपेंडेंट रहे और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। इज इट क्लियर? वो हम फेडरलिज्म चैप्टर में फिर डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने समझाना है कि यूनियन गवर्नमेंट के कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। और आप देखिए क्योंकि थर्ड टायर नहीं था, लेकिन अगर थर्ड टायर होता तो आपने देखा है हमारी कंट्री में भी किस तरीके से बहुत से पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिए गए। अब इसका क्या पर्पस रहता है कि पावर्स क्यों शिफ्ट किए जा रहे हैं? पावर्स इसलिए शिफ्ट किए जा रहे हैं क्योंकि लोकल एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को जो लोकल मिनिस्टर्स हैं वो ज्यादा तरीके से समझ सकते हैं रादर देन द एपेक्स गवर्नमेंट। एपेक्स गवर्नमेंट के पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिनके ऊपर उन्हें काम करना है, इसलिए सेंटर गवर्नमेंट के कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिए गए और ये प्रोविजन बना दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए अपने इंडिपेंडेंट तौर पे काम करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के डेवलपमेंट की रेफरेंस में पूरी कंट्री के हिसाब से वो काम करेगी। तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं इनको बना दिया गया। सेकेंड प्रोविजन ये है। आपका जो थर्ड प्रोविजन है, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। अब यहाँ इन both the communities की किसकी बात की जा रही है, कौन सी कम्युनिटी की बात की जा रही है? ब्रूसल में। ब्रूसल अगर आपको याद हो कि यहाँ पे एक स्पेशल केस कहा गया है। ब्रूसल की जो दो कम्युनिटीज है यहाँ पे, बोथ द कम्युनिटीज, वो है फ्रेंच और डच, राइट? क्या प्रॉब्लम थी ब्रूसल के केस में? क्या प्रॉब्लम थी? कैपिटल सिटी थी। कैपिटल सिटी में ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले मेजॉरिटी में थे और डच बोलने वाले माइनॉरिटी में थे, जबकि कंट्री साइड मींस कैपिटल छोड़ के दूसरे एरियाज में जो है मेजॉरिटी डच स्पीकिंग की थी और माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की थी। तो यहाँ पर एक स्पेशल सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कि डच स्पीकिंग लोगों ने अकोमोडेट किया फ्रेंच स्पीकर्स को कंट्री साइड में, और सिटी कैपिटल में दैट इज ब्रूसल में फ्रेंच कम्युनिटी ने एडजस्ट किया डच स्पीकिंग को। तो वहां पर भी प्रोपोर्शन जो है इनका दोनों का बराबर कर दिया गया। एक अकोमोडेशन जनरेट की गई, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को दोनों जगह एक्सेप्टेंस दी जा रही थी। जहां पर कैपिटल में डच की माइनॉरिटी थी वहां पे डच को रिप्रेजेंटेशन दी गई, और जहां कंट्री साइड में फ्रेंच माइनॉरिटी में थी वहां पे फ्रेंच को रिप्रेजेंटेशन दी गई। तो दिस इज योर थर्ड फीचर। और उसके बाद हम आते हैं आपकी जो फोर्थ फीचर है उसका, ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी बनाई गई, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब है? कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम ही पता चल रहा ना आपको कि कम्युनिटी से एसोसिएट है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में फ्रेंच, जर्मन और डच तीनों ही लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का मकसद ये था कि लोकल लेवल पे जब ये गवर्नमेंट बनेगी, इसमें तीनों लैंग्वेजेस के लोग चाहे किसी भी एरिया में रहते हैं वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। और इसका जो बेसिक एम था वो ये था कि कल्चरल एस्पेक्ट पे, लैंग्वेज एस्पेक्ट पे अगर कोई कम्युनिटी फील करती है कि उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही, तो उनके लिए रिफॉर्म्स जो हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट लोकल लेवल पे रिफॉर्म्स लेकर आएगी, अमेंडमेंट्स लेकर आएगी। उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भागीदारी का होना जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ये इसलिए किया गया क्योंकि जिस कम्युनिटी के लोग
चुने जाएंगे उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में, मतलब सभी कम्युनिटी के आ रहे हैं ना, तो अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और उन कम्युनिटीज को जो भी रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम है अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को लेकर, तो वो बिना किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना वो अपने कल्चर और लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो कल्चरल और लैंग्वेज बेसिस को प्रमोट करने के लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बनाई गई। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। अकोमोडेशन का मॉडल है, अकोमोडेशन का मतलब ही है जिसमें आप सबको एडजस्ट करना चाहते हो। तो ये थे आपके मॉडल्स जो कि श्रीलंका ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, मेजॉरिटरिज्म का मॉडल। उनके मेजॉरिटरिज्म के मॉडल को अडॉप्ट करने की वजह से उन्हें काफी सारे उसके ड्रॉबैक्स झेलने पड़े, और बेल्जियम ने जो है अकोमोडेशन का मॉडल लिया जिसमें उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट में डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी। उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेम की। ब्रूसेल के स्पेशल केस में दोनों कम्युनिटीज लैंग्वेजेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना डिसाइड किया गया, और सेंटर के कुछ पावर स्टेट को शिफ्ट कर दिए गए, और स्टेट को सेंटर की सबऑर्डिनेशन से इंडिपेंडेंट कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है सेंटर गवर्नमेंट के लिए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे दोनों अपने अपने लेवल पे। तो ये मॉडल जो है एक एग्जाम्पलरी मॉडल रहा, जिसके कारण बाद में बेल्जियम को ब्रुसेल को जो है हेडक्वार्टर्स के तौर पे भी चुना गया। आई होप आपको ये दोनों मॉडल्स जो हैं यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पावर शेयरिंग। अब जब आप समझ चुके हो कि बेल्जियम और श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम थी और उन्होंने कौन से मॉडल्स अपनाए अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, बेल्जियम ने लिया अकोमोडेशन का मॉडल और श्रीलंका ने लिया मेजॉरिटरिज्म का मॉडल। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर हमें शेयर क्यों करना चाहिए। तो इसके पीछे की आपकी जो दो रीजंस आप अपने आप को देंगे वो है प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजन। आप जब अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो आप यहीं से अपना आंसर स्टार्ट करोगे। ये क्वेश्चन भी आपको आइदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, राइट। तो आप अपना आंसर भी यहीं से स्टार्ट करोगे दैट देयर आर 2 रीजंस फॉर शेयरिंग द पावर, one is prudential and one is moral. Then you will explain what is prudential and what is moral, right? So prudential और moral क्या होता है, आप इस बात को समझिए। I'll give you an example here कि फैमिली में जब कोई बीमार पड़ता है तो हमें एक दूसरे की चिंता हो जाती है, राइट। जैसे बच्चे बीमार हैं तो मदर भी डिस्टर्ब रहेगी, फादर भी डिस्टर्ब रहेंगे, और उस वक्त मदर और फादर जो है वो लॉजिकली एक्ट करेंगे, रीजनफुली एक्ट करेंगे कि बच्चा अगर बीमार है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उसे मेडिसिन दी जाए। इट इज अ नॉर्मल बिहेवियर when we behave according to the logics and reasons behind it, appropriate reasons behind it, that is known as prudential. क्लियर है आपको कि जब हम लॉजिकली बिहेव कर रहे हैं, किसी कारण की वजह से बिहेव कर रहे हैं, तो वो आपका लॉजिकल कारण है और उसको हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। लेकिन अब वही मदर बच्चे के लिए अगर रात रात भर जाग रही है, वही मदर उसको अपने बच्चे की दिक्कत की वजह से नींद नहीं आ रही है, बच्चा परेशान है, तो मदर भी उसके साथ बैठी हुई जगी हुई है, पूरी रात उसकी देखभाल कर रही है, वो है मॉरल रीजन। क्यों? क्योंकि मॉरली उसको अपनी मदर को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, कंपैशनेट है वो, अफेक्शनेट है वो, अपने अफेक्शंस की वजह से उनकी अंदर की आत्मा ये कह रही है कि अगर मेरा बच्चा दिक्कत में है तो मैं सो कैसे सकती हूँ। क्लियर? तो जिन एक्ट्स को हम अपने आप को लॉजिक और रीजन के बेसिस पे करते हैं वो प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं, और जब हमारे मॉरल वैल्यूज हमें कोई काम करने को कहते हैं तो उन्हें मॉरल रीजंस कहा जाता है। आप अपना आंसर भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो आप और पॉइंट्स इस आंसर में लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका आएगा दैट इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कि क्या कहता है कि आपके अगर आप पावर शेयर कर रहे हो, एक्चुअली हमने क्या जाना फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म पे अगर हम वापस जाएं, हमने क्या जाना
कि दिक्कत का कारण ही ये है कि अगर आप सबको इक्वल शेयर नहीं दे रहे हो, अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे, तो आप कभी भी एक पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सकते। इसलिए हमें पावर शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े तो होंगे ही ना। जब एक को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, एक को कम प्रेफरेंस दी जा रही है, तो झगड़े होंगे ही। तो कम प्रेफरेंस और ज्यादा प्रेफरेंस मत दो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे रखो, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो सेकंड पॉइंट है आपका दैट इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। थर्ड पॉइंट है आपका इट द ये जो सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of the political order। अगर आप चाहते हो कि आपके कंट्रीमैन को, जो गवर्नमेंट इन रूल है, क्योंकि पावर्स तो उन्हीं के पास होते हैं ना, तो ये सारा चैप्टर उन्हीं की रेफरेंस में है, कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी कंट्री को एक अच्छी गवर्नमेंट दे, जो हमने प्लान किया है, अपना एजेंडा है, उसको पूरे तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सके, तो पावर्स की शेयरिंग जो है बहुत जरूरी है। अदरवाइज पॉलिटिकल ऑर्डर जो है आपकी कंट्री का, वो खराब हो जाएगा, वो अनस्टेबल रहेगा। क्लियर? आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो है इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look attractive option and in the short run, but in the long run it undermines the nation's unity। कि ये जो majority का minority पे रूल करना है ना, ये कुछ समय तक ही अच्छा लगता है, लंबे समय तक ये बात हमें पसंद नहीं आती है। आई होप इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो पावर शेयरिंग के कारण क्या है, प्रूडेंशियल, सेकंड है मॉरल। सेकेंड रीजन है आपका इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड रीजन है आपका इट गिव्स यू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फोर्थ रीजन है आपका कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर रूल करना मेजॉरिटी का, इट इज ओनली गुड इन अ शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में इसके रेपरकशंस जो हैं डायर हो सकते हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका के केस में देखा। देन पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी and power sharing is the very spirit of the democracy। is it clear? next point क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ पॉइंट है, आप देख लेना एक बार। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? आप डेमोक्रेसी की सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन क्या देते हो? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इतना छोटा नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का जो पिवटल पॉइंट है, जिसके चारों तरफ डेमोक्रेसी घूमती है, दैट इज पब्लिक। सो इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, और पीपल सेटिस्फाइड कब होंगे? नहीं होंगे। पीपल सेटिस्फाइड तब नहीं होंगे जब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, जब उनके पास कोई पावर ही नहीं है, जब उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रही। सो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है पावर शेयर करना। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपकी पावर शेयरिंग के बिना चल ही नहीं सकती। क्या कारण था कि हमने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गिराना चाहा, और हम सब वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे सब भाग रहे थे। तो क्यों भाग रहे थे? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, इट इज पीपल, इट इज पीपल्स गवर्नमेंट। और जब लोगों की सरकार बनती है, तो वो सरकार जाहिर तौर पे एक लंबे समय तक चलेगी और डेवलपमेंट भी इंश्योर करेगी। राइट? उसके बाद आप देखिए, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट एंड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेटिक रूल क्या है? डेमोक्रेटिक रूल क्या कहता है? डेमोक्रेटिक रूल कहता है कि पावर्स जो है, आपका जो डिसीजन होना चाहिए, आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, तो आपको उनको भी कंसल्ट करना जरूरी है जिनके ऊपर उस लॉ को लागू किया जाएगा। क्लियर? जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो ऑलरेडी पावर में है, लेकिन उनका ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, लॉ जिनके ऊपर जाएगा। इसलिए पीपल के पास राइट टू बी कंसल्टेड होना चाहिए कि उनको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। उन्हें डिक्टेटरशिप से गवर्न किया जाए, उन्हें ऑटोक्रेटिक रूल से गवर्न किया जाए, मोनार्कियल रूल से गवर्न किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी जाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी जाए, या फिर एक लेजे फेयर की पॉलिसी अपनाई जाए। क्लियर? सो जिनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होने हैं,
उनको भी कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए पावर शेयर करना है। तो लोग भी आप देखो ना किस तरीके से पावर शेयर करते हैं, जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट का, अच्छी पॉलिसी है तो अप्रिशिएट करते हैं, तो हम भी पावर शेयर कर रहे हैं, इसलिए पावर शेयर करना जरूरी है। लास्ट पॉइंट आपका है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जब हम पावर शेयर करते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन एनहांस कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट में, लोगों के पास फ्रीडम है कि वो अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है उसके पीछे लोगों की सैंक्शन है, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो लीगल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट लंबे समय तक चलना लाजमी है, इसलिए पावर शेयर करना जरूरी है। सो पावर शेयर करने के कारण क्या है? prudential and moral reason, then it is good for democracy, it is the very spirit of democracy, it avoids social conflict, it provides political stability, then people who are being governed, they have the right to be consulted, and people should be given equal representation in the society. Is it clear? Next topic अब हम देखेंगे हमारा क्या है, हमारा next topic आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का क्या मतलब है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब है कि कौन से मेथड्स को अपनाकर आप पावर्स को शेयर कर सकते हो। क्लियर? कि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पावर शेयर करना है, तो किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, वो है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, या तो ये आपको 5 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। 5 और 3 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो आपने किस तरीके से लिखना है? 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, राइट? अगर 5 मार्क्स में आया तो जाहिर सी बात है आपने पूरा का पूरा इसके जो 5 to 7 पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में लिखना है। अदरवाइज आपको इसमें इंडिविजुअली भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट? या फिर आपको इसमें पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपने फिर ऑब्वियसली बात है कि पूरा ही लिखना है। तो हम इसके 7 पॉइंट्स करेंगे, 5 to 6 7 पॉइंट्स करेंगे, बट आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि जहां पे आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं लिखने के लिए, वहां आप एडिशनली 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जरूर लिख कर आओ, ताकि अगर आपका कोई एक पॉइंट गलत भी हो जाए तो कम से कम मार्क्स उसमें आपके ना कटे। तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मैथ्स में आपने किया ही होगा ना, ये 2 लाइंस का कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जब हम horizontal power sharing means that when the power is being shared on the same level between different authorities, एक ही लेवल पे अलग अलग अथॉरिटीज के बीच में जब पावर शेयर हो रहा है तो उसे कहते हैं पावर शेयरिंग, राइट? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब आप देखिए इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। तो जब इनके बीच में अपने अपने पावर्स ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने अपने पावर्स पे ही काम कर रहे हैं, तो उसे पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाएगा। अब देखिए लेजिस्लेचर का क्या पर्पस है? लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग। जब इन्होंने पार्लियामेंट में एक बार लॉ बना दिया, अब इनका काम वहां पर खत्म हो गया है। अब ये नहीं देखेंगे कि भाई जुडिशरी उसमें क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा। उसका काम है आगे एग्जीक्यूटिव का कि जो लॉ बन गया है उसको लोगों पे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। इज इट क्लियर? लॉ बनने के बाद नेक्स्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव देखेंगे कि लॉ को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जब वो लॉ लोगों के ऊपर लागू हो गया है, तो जुडिशरी इस बात को इंश्योर करेगी कि इस बने हुए लॉ की वायलेशन ना हो, और अगर इसकी वायलेशन हो रही है तो फिर लोगों को क्या पनिशमेंट देनी है वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। अब ऐसा नहीं है कि लॉ वायलेट हो रहा है तो यहाँ से लेजिस्लेचर्स आएंगे जुडिशरी को बताने कि आप ये करो। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, काम खत्म। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करवाना, काम खत्म। उसके बाद जुडिशरी इंश्योर करेगी कि लॉ जो बनाया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं लोग, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एक ही लेवल पे अलग अलग अथॉरिटीज।
इज इट क्लियर? कोई सीनियर जूनियर नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल, राइट? एंड व्हेन नेक्स्ट है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या कहता है? वर्टिकल पावर शेयरिंग कहता है कि जब आप हायरार्की वाइज पावर को शेयर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल ले लो। सबसे हाईएस्ट लेवल आपने देखा है डीजी का होता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। उसके नीचे आई थिंक डीआईजी होते हैं, डीआईजी के नीचे आईजी होते होंगे, आईजी के नीचे एसपीज होते हैं, एसपीज के नीचे डीएसपीज होते हैं। तो जब एक वर्टिकल हायरार्की में सीनियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में पावर शेयर हो रहा है, उसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल वर्टिकल पावर शेयरिंग की दे सकते हो, जैसे आपके सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रहा है। सेंटर गवर्नमेंट की अलग सफेयर बना दिया है, आप उन सब्जेक्ट्स पे काम करोगे कि आपको पूरे इंडिया की रेफरेंस में पॉलिसीज बनानी है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी स्टेट की डेवलपमेंटल वर्क्स को देख रही है। आपकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो अपने ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल पे डेवलपमेंटल टास्क को देख रही है। तो इनके बीच में भी पावर शेयर हो रहे हैं। इनका पावर अलग है, इनका पावर अलग है, इनका पावर अलग है। इनके पावर को कोई नहीं छीन सकता, इनके पावर को कोई नहीं छीन सकता, इनके पावर को कोई नहीं छीन सकता। इनके पास, सबके पास अथॉरिटीज है अपने अलग अलग मैटर्स पे पावर्स को एग्जीक्यूट करने की। इज इट क्लियर? सो ये है आपके मेजर दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें कि हमने समझा है एक हॉरिजॉन्टल एंड देन दूसरा है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। अभी आप यहां देखिए, नेक्स्ट आपका फॉर्म है पावर शेयरिंग, जहां पर डिफरेंट, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। और इसका कम्युनिटी एग्जाम्पल, कम्युनिटी गवर्नमेंट का आप बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप जो है पावर्स को शेयर कर रहे हैं। कोई ऐसा ऑर्डर है, फतवा जारी किया गया है जो कि जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो जो लोग उस रिलीजन से रिलेटेड है वो आएंगे सामने, पब्लिक के सामने आएंगे, और अगर वो एक सही डिसीजन है तो वो उसको डिफेंड करेंगे। लैंग्वेज, कहीं अगर किसी ग्रुप की लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा है और अपनी लैंग्वेज को उनके ऊपर डोमिनेट किया जा रहा है, तो वो आएंगे सामने और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपने देखा था ना, किस तरीके से रशिया ने पोलैंड के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए पोलिश कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्कूल की बुक्स, टेक्स्ट बुक सब कुछ बदल दी थी, राइट? तो जब हम लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे अपने रिलीजन के बारे में, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर के बारे में पावर शेयर कर रहे हैं और उन लैंग्वेज और कल्चर को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हम पावर शेयर कर रहे हैं। इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, जो एक्टिवली शेयर करते हैं पावर्स को पॉलिटिशियंस के साथ। नेक्स्ट आपका इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आएगा जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं सोशली वीकर सेक्शंस फ्रॉम and women are represented in the legislature and administration. That means कि जब हम सोशली वीकर, जैसे आपने देखा कैटेगरीज में बटे हुए हैं हमारी कंट्री में लोग, या फिर जो सोसाइटी के कुछ एक स्ट्रेटास थे जिनको पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहनी पड़ी और उनके साथ प्रॉपर तरीके से उनके साथ पेश नहीं आते थे, लोग बायस थे उनके तरफ, तो उन लोगों को कैटेगराइज किया जाता है और एक रिस्पेक्टेबल टर्मिनोलॉजी के तहत उन्हें हम अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज या फिर SC/ST कैटेगरीज या फिर विमेन कैटेगरी में हम उन्हें डालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन लोगों को जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, काफ़ी इस पे चर्चा रही, कभी कितनी परसेंटेज, कभी कितनी परसेंटेज, 33% जो है अब इनके लिए विमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्वेशन डिसाइड कर दी गई है। तो ये क्यों करना है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें सब इक्वल है। तो जब सबको पार्लियामेंट में पहुंचकर
पावर्स दिए जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है सबने पार्लियामेंट में ही पहुंच के पावर्स लेने हैं। अगर आप पुलिस में एक ऑफिसर हो तो भी आपके पास पावर है, आप किसी इंस्टीट्यूशन में एक लीडर की पोस्ट पे काम कर रहे हो तब भी आपके पास पावर है। तो जब आपको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है विदाउट एनी जेंडर बायस, विदाउट एनी कास्ट बायस, और आपके पास पावर्स हैं, तो आप अपने तरीके से पावर शेयर कर रहे हो। इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों दी जाती है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसलिए दी जाती है ताकि अगर किसी एरिया से कोई ऐसा पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है या रिलीजियस ग्रुप है या कोई भी है, कास्ट ऐसी है जिसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही, तो रिजर्व उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाएगी। अगर लगता है कि यहाँ से इस एरिया से विमेन के जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में वो बहुत कम है, तो ये एक एरिया जो है वो विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ये भी इंश्योर करता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट भी इंश्योर करता है कि हर तरह की डाइवर्सिटी जो है वो पावर में होनी चाहिए। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट आपका फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आता है when the power sharing arrangement can be seen in the way the political parties, pressure groups and movement controls the influence of those in power। जब पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्सेप्ट को पहले समझे। पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप देखिए जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट फ्रेम हो जाती है तो आपने देखा है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं है ना, वहां पे ऑपोजिशन पार्टी भी तो बैठती है। तो ऑपोजिशन पार्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चनिंग नहीं करेगी कि क्या किया आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाने के बाद, क्या आपकी अचीवमेंट्स है, तो ये क्वेश्चनिंग का उनका अधिकार है। दे आर देयर आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल। तो वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर बैठे हुए हैं। रूलिंग पार्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट, ऑपोजिशन पार्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी रूलिंग पार्टी है। तो जब अलग अलग पार्टी के लोग रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी पावर को शेयर कर रहे हैं। दूसरा आप देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए इतनी सारी पार्टीज का होना जरूरी क्यों है? एक पॉलिटिकल पार्टी अपना गवर्नमेंट बना ले, दैट इज डन, राइट। लेकिन वहां पे क्या होगा, पावर जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में कंसंट्रेट हो जाएगा। तो फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो उससे शायद बेटर ही थी। इज इट क्लियर? डिक्टेटरशिप तो वहां भी आनी है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी पावर शेयर करते हैं विद द गवर्नमेंट इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। नेक्स्ट है आपका प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप में आप देखिएगा किस तरीके से काम करते हैं कि आपकी जो ये एसोसिएशंस होती हैं, टैक्सी यूनियन है, ड्राइवर्स यूनियन है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन है, लेबर्स यूनियन है, ये लोग कभी कभी जो है अपनी बात मनवाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, राइट। इनके जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही होती है कई बार इनके साथ, इनके वर्क प्लेस पे, तो वही बात आ गई कि एक इंडिविजुअल बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसको कोई सुनेगा नहीं। लेकिन जब 50 लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अगेंस्ट जो है डिसीजन वहां पर लेना ही पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा जिनको कि लार्जली क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स जो सोसाइटी में कुछ वैल्यू होल्ड करते हैं, जिनकी बात की कोई वैल्यू होती है, वो इकट्ठे होके गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपिनियन देके वहां पर पावर में आकर अपने उन गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज करवा सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी प्रेशर ग्रुप्स वाले में से ही गिने जाते हैं। अभी आप देखोगे कि हमारी ही कंट्री में ऐसे कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है जो 100% कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करने की ताकत रखते हैं। सो दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप्स। क्लियर? देन वी हैव द मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। कई बार आपने देखा होगा कुछ सोशल मूवमेंट्स चलाई जाती है। सपोजिंग डैम बनाया, अब डैम बनाना तो गवर्नमेंट का
डिसीजन था, लेकिन उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर लोकल लोगों ने एजिटेट कर दिया तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई ये डैम तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो इसके रिपरकशंस है वो ज्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं रादर देन द बेनिफिट्स। तो वहां पर सोशल ग्रुप्स जो हैं, एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, ये सभी पावर्स को शेयर कर रहे हैं जब वो गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। तो इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज, in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance. Next concept है आपका alliance का, and then आपका coalition government का, right? Recently political parties में आप ये पढ़ेंगे, नया concept जो अभी recently कुछ ही सालों में 10-15 सालों से ही चलना शुरू हुआ है। पहले clear cut majority के basis पे government बनती थी, एक पार्टी ही अपनी क्लियर कट मेजॉरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट फ्रेम करती थी। लेकिन रिसेंटली जब से रीजनल पार्टीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होना शुरू हुई है, तब से ये अलायंस, जैसे कि आपकी कांग्रेस भी अलायंस है और आपकी बीजेपी भी अलायंस से ही चलती है, तो इनके मिक्सचर से आपकी जो गवर्नमेंट फ्रेम होती है वो होती है कोलिजन गवर्नमेंट। अलायंस क्या होता है कि जब एक क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है एक पार्टी को, तो वो दूसरे विनिंग कैंडिडेट्स, जो दूसरी पार्टी के विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनके साथ मर्ज करते हैं, अपने आप को सपोर्ट हासिल करते हैं दूसरी पार्टीज का, और उसे कहा जाता है अलायंस। और फिर वो कोलिजन, मिली जुली सरकार जो है वो बनाई जाती है, उसे कहते हैं अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट जो आपका लास्ट फैक्टर है इसमें, आपके बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, ये सभी लोग अपने आप को जब ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं। फार्मर्स एजिटेशन अभी देखा था ना आपने कि कितना स्ट्रांगली फार्मर्स ने एजिटेट किया था। तो क्या वो पॉसिबल था अगर एक फार्मर वहां पर जाकर बैठ जाता? नहीं ना। तो जब लोग इकट्ठे हैं, ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, तो वो पावर शेयर करते हैं, क्योंकि ग्रुप के पास ताकत है अपनी बात को मनवाने की। बात अगर सही होगी तो मानी जाएगी, अगर बात सही नहीं होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। अभी व्हाट वी हैव डन इज, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द कंक्लूजन। तो एक बार इसका रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, उसके बाद हमने पढ़ा है इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स थी, दोनों गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की। एक ने अपनाया मेजॉरिटरिज्म का मॉडल, एक ने अपनाया अकोमोडेशन का मॉडल। मेजॉरिटरिज्म मॉडल एक्ट ऑफ 1956 विथ 3 प्रोविजन, ऐसे ही अकोमोडेशन का मॉडल आपका जो 5 प्रोविजन उसमें है वो आ जाएंगे। देन वी डिड व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस, एंड 5-3-4 और हमने इसमें रीजन देने की कोशिश की। एंड लास्ट टॉपिक हमारा था दैट व्हाट आर द फॉर्म्स हाउ पावर कैन बी शेयर्ड, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, पावर शेयरिंग थ्रू social groups, power sharing through linguistic and religious groups, and then power sharing through associations, power sharing through political leaders, power sharing through coalition, power sharing through alliance। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हैं। आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर एंड till we meet with our next topic, may God bless all of you. Thank you.